हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में 2018 के आगे की क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए। क्वेश्चन 3 हम कर चुके थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, वो ये दे रखा है कि यदि सदिश ए और बी इतना दे रखा है तो ए डॉट बी का मान ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई कैसा होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट का होगा। इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखेंगे इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में 3 क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे आप देख लें और डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूँगा। इस पेपर को सीखने के लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं। हमारे 2 सदिश हमें दिए थे। सदिश ए दे रखा था 2i माइनस जे प्लस 2k और बी सदिश दे रखा था i माइनस 2j प्लस 2k। और हमें क्या फाइंड करना था, ए डॉट बी हमें निकालना था। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि कैसे हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को करते हैं। तो एग्ज़ाम में ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा कि हम कैसे रिटर्न दें उन्हें, ताकि टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो और ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो आपकी कॉपी चेक करने में। चलिए सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस 2k डॉट i माइनस 2j प्लस 2k। तो 2i की i से इंटू करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा और i डॉट i जो होता है बेटा 1 हो जाता है, i डॉट i। सेम माइनस जे दे रखा और यहाँ पे क्या दे रखा, माइनस 2j। तो क्या करेंगे, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी j डॉट j 1 कर दिया जाएगा। सेम 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये k डॉट k 1 हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो रूल लगता है डॉट प्रोडक्ट का, वो ये होता है i डॉट i इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के। हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। तो कितना आ गया, 2 प्लस 2 प्लस 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए डॉट बी हमारा कितना निकल के आ गया, 8 आ गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब दिक् कोसाइन क्या होते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ लिया था। दिक् कोसाइन को बोलते हैं हम एल एम एन, जो क्या होते हैं, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के इक्वल होते हैं। अब हमें वही क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि क्या कर रहे हैं, समान कोण बना रहे हैं। जो निर्देशांक हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसके साथ क्या हो रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। यानी कि जो अल्फा बीटा गामा होते हैं हमारे निर्देशांकों के साथ बनने वाले एंगल, वो क्या है, तीनों इक्वल हैं। देखते हैं कैसे से सॉल्व करते हैं। देखिए दिक् कोसाइन होते हैं हमारे एल, जो क्या होता है, कॉस एल्फा होता है, एम जो क्या होता है हमारा, कॉस बीटा होता है, एक होता है एन जो क्या होता है हमारा, कॉस गामा होता है। अब क्या बोल रहे हैं कि समान कोण बना रहे हैं, यानी कि अल्फा और बीटा और गामा ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। क्योंकि जो अल्फा बीटा गामा होते हैं वो ये होते हैं हमारे, देखिए स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो एक्स के साथ जो एंगल बनता है वो होता है अल्फा। मान लीजिए ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हैं। तो ये एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा इसे बोलेंगे अल्फा, वाई के साथ जो एंगल बनाएगा इसे बोलते हैं बीटा और जेड के साथ जो एंगल बनाता है इसे बोलते हैं क्या, गामा।
तो ये क्या बोल रहा है, तीनों क्या है, इक्वल है। अब तीनों इक्वल हैं तो वही हमें क्या क्या फाइंड करने हैं। तो एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसे। एल की वैल्यू हमारी क्या है, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस एम की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस स्क्वायर बीटा, लेकिन बीटा भी किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के। तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस ये भी कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, गामा भी हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा के इक्वल रख लेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है। ओके, अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एल्फा। कितना बन जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 को अपॉन में ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/3। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कॉस एल्फा इक्वल्स टू 1/√3 हो जाएगा। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, वो चेक कर लिया जाएगा, लेकिन कॉस एल्फा में 1/√3 होती नहीं है। तो एल्फा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल्फा की। ऐसे ही बीटा की भी यही होगी और गामा की भी यही वैल्यू होगी। तो ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो सारणी दे रखे हैं, जो 4th चैप्टर का क्वेश्चन आ रखा है हमारा, दो सारणिक दे रखे हैं, एक दे रखा है 3x x1 और दूसरा इक्वल में दे रखा है 3 2 4 1। तो आपसे पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो सारणी को सॉल्व करना आपने सीख ही लिया होगा, बस नॉर्मली हमें क्या करना है, दोनों सारणी को सॉल्व करना है। सारणी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट, तो इसको हम क्या करना है, हमें नॉर्मल सॉल्व कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे इसको। ये हमारी सारणी दे रखी है, दोनों इक्वल दे रखी है, तो हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें दोनों सारणी को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है। तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर माइनस का साइन आता है, इसकी x की एक्सेस से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाए 3 आ जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, पहले से और सॉल्व कर ले रहे हैं, इक्वल टू माइनस का 5 हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस का 5 इधर ले आएंगे तो ये बन गया 3 प्लस का 5 और उधर जाके ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। ये बन गया कितना, 8 और ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो किस में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी √8। और इसे ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2√2 आ जाएगी। ये हमारी x की वैल्यू है। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर देखा कितना सिंपल है। तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हमारे लगभग सिंपल ही आते हैं, तो उनको देख के ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि x बराबर दे रखा है AT² और y बराबर दे रखा है 2AT, तो बोल रहा है कि dy dx ज्ञात करो। तो dy dx ये अवकलन हमें निकालना है, जो किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, या x के रिस्पेक्ट में भी तुम बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं, कैसे आएगा इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में समझना ये है कि हमें निकालना तो dy dx है, बट जो ये x और y दे रखे हैं ये दोनों ही t के फलन दे रखे हैं, t के फंक्शन बोल सकते हो, और y भी t का फंक्शन है। तो x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो जब t की रिस्पेक्ट में फंक्शन दे रखे हैं तो x की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट उसे नहीं कर सकते, तो हमें t के रिस्पेक्ट में ही हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। डिफ्रेंशिएट मतलब अवकलन करना होगा। तो कैसे करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dx/dt, सॉरी t के सापेक्ष करना होगा, क्योंकि x के सापेक्ष तो हमारा फलन दिया ही नहीं है, किसके सापेक्ष करना होगा, t के सापेक्ष।
तो कितना आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट हो जाएगा और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ये आपने सीख ही रखा होगा। तो dx अपॉन dt बन जाएगा 2at। ऐसे ही y का करेंगे, y दे रखा है 2at, तो y का कितना हो जाएगा, dy ओवर dt इक्वस टू 2a, आगे आ जाएगा t का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dy ओवर dt कितना आ गया, 2a आ गया। अब dy dx कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो dy dx निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये dy dt दे रखा है इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि dy अपॉन dt को डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt से। तो क्या हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये बना हमारा 2a और dx अपॉन dt कितना बना, 2at। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की आ गई। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देखा आपने, कितना इजी था। बस हमें ये ध्यान देना होगा कि डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी अवकलन का चैप्टर नंबर 5 का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है x के सापेक्ष a की पावर x का अवकलन कीजिए जहां a एक अचर संख्या है। और आप जानते हो कि अचर संख्या का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पे a के ऊपर एक कांस्टेंट टर्म के ऊपर एक वेरिएबल टर्म दे रखा है, यानी अचर संख्या के ऊपर क्या दे रखा है, चर संख्या दे रखी है। तो इसका डिफ्रेंशिएट होता है। चलिए देखते हैं इसका अवकलन कैसे करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, कैसे करेंगे इसका हम डिफ्रेंशिएशन। जब भी ऐसा फंक्शन आए तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने से पहले दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log a की पावर x हो जाएगा। अब ये log y इक्वल्स टू log a की पावर x हो गया, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं log m की पावर n वाला फार्मूला। और log m की पावर n वाला फार्मूला होता है, log m की पावर n का जो फार्मूला होता है, ये n आगे आ जाता है, होता है log m। तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log m की पावर n, कितना हो जाएगा, x आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log a बन जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएशन कर दो, यानी कि लिखेंगे x के सापेक्ष, ये लिखना मत भूलना बच्चों, अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें देख के हमें टीचर मार्क्स अच्छे देता है, तो ये चीज़ लिखना मत भूलना। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx किसका करेंगे, log y का, d अपॉन dx किसका होगा, यहाँ पे x log a का हो जाएगा। अब देखिए x के सापेक्ष y का अवकलन नहीं होता बच्चों, तो हमें क्या करना होगा, सपोज ये मान लेंगे कि x दे रखा है, तो log x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसे t कंसीडर करके करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। तो log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन x, और x हमारा क्या है, y, तो लेके चलेंगे हमारा, रखेंगे हम y, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, और इसका दोबारा से करेंगे तो कितना आ जाता है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू log a, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है तो ये आगे आ जाएगा, और जो x बचेगा, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी, y इधर आते ही y log a, तो ये हमारा dy dx आ गया। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चंस के आंसर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन आया किस चैप्टर से है और उसे करने का तरीका क्या हो रहेगा। एक एक करके सीखते रहिए, मैं सारे पूरा पेपर आपको बहुत इजी वे से बताऊंगा और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ताकि कभी कभी हम क्वेश्चन का आंसर तो बहुत छोटा होता है लेकिन हम बहुत बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, खाली टाइम वेस्टिंग है। तो जितना आपसे पूछा गया है
उतना ही सिर्फ आप उसे आंसर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एक फलन दे रखा है f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। यह आपके चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आ रखा है और निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान ये दो चीज़ें आपको वहाँ पे निकालनी होती हैं, लेकिन आपसे यहाँ पे सिर्फ पूछा क्या है, निरंतर वर्धमान। तो आपको सिर्फ वर्धमान बता देना है कि किस अंतराल में वो वर्धमान होगा। लेकिन मैं आपको निरंतर ह्रासमान और निरंतर वर्धमान दोनों निकाल के बता दूंगा इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको सिर्फ निरंतर वर्धमान ही दिखाना है, क्योंकि आपसे निरंतर वर्धमान ही पूछा है, ह्रासमान की कोई बात आपसे नहीं की है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है f(x) = x² माइनस 4x प्लस 6 और हमें क्या करना था, निरंतर वर्धमान किस अंतराल में वो हमें अंतराल को क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस फलन का हम अवकलन कर लेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये f' से दिखा देते हैं इसका अवकलन। तो क्या हो जाता है, ये बन जाएगा 2x और ये क्या बन जाएगा 4, x का 1 हो जाएगा और 6 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में वर्धमान और निरंतर ह्रासमान निकालने के लिए जो f' होता है इसे 0 रख देते हैं। 0 रखने के बाद ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 = 2x माइनस 4 को इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा 2x, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की ओर जाती है। इस पे जो 2 होगा सपोज मान लीजिए वो यहाँ होगा। तो आपको दो इंटरवल मिले, दो अंतराल मिले। एक तो मिला, पहला अंतराल क्या मिला, माइनस इनफाइनाइट से 2 और दूसरा अंतराल आपको क्या मिला, 2 से प्लस इनफाइनाइट। अब ये जो दो अंतराल मिले, आपको इन अंतराल में जो f' है इसे चेक करना होगा। अगर f' नेगेटिव आता है तो ये हो जाएगा निरंतर ह्रासमान, और f' अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये निरंतर वर्धमान हो जाएगा। चलिए अब इन अंतराल में से कोई भी हम वैल्यू उठा के, x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो सपोज़ करिए, मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, सॉरी 2 नहीं रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे कोई भी अंतराल, कोई भी वैल्यू उठा के 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे, 2 बन जाए, 2 हो जाएगा। 2 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा -2, जो कि क्या है, नेगेटिव आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0 क्या हो जाएगा, तो भी हमारी -4 मिलेगी, वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। -1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2, -2 और -4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी कि अभी भी क्या है, नेगेटिव है। यानी कि इस अंतराल में हमने जो वैल्यू हमने रखी उन सभी वैल्यू पर हमें क्या मिल रहा है, फलन नेगेटिव मिल रहा है। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 2 अंतराल में जो f' है वो क्या है, नेगेटिव है। तो क्या लिखोगे, अतः फलन निरंतर ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, इसमें से कोई वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। अगर 2 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ 3, तो 3 2 जा 6, 6 में से 4 करेंगे 2 आएगा, यानी पॉजिटिव का 2 आएगा। 4 रखेंगे, 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया 4 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। तो इस वैल्यू, इस अंतराल में से जो भी हम वैल्यू उठा के रखेंगे वो सारी वैल्यू हमें f' क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा उन सारी वैल्यू पर। तो क्या लिख देंगे, 2 इनफाइनाइट अंतराल में जो f' है वो हमें क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है। अतः फलन निरंतर वर्धमान होगा। तो आपको सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन निकालनी थी, वो अंतराल निकालना था। वो अंतराल हमारा कितना आ गया, 2,
2 माइनस का इनफाइनाइट आ गया। तो आपको ये सिर्फ फाइंड करना था। मैंने आपको दोनों निकाल के बता दिया है ताकि आपको निरंतर हार्स मान की भी कंडीशन याद रह जाए। लेकिन आपसे मैं फिर बोलूँगा कि आपको उतना ही बताना है जितना कि आपको उसने आपसे उतने पूछा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है। क्वेश्चन 10 है आपको एक समाकलन दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करो। तो ये चैप्टर नंबर 7 से आपका क्वेश्चन आ रखा है cosec x cot x का समाकलन क्या होगा, और ये लिमिट दे रखी है π/6 से लेकर π/2। तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ये फॉर्मूला होता है कि cosec x cot x का समाकलन कितना होता है, माइनस cosec x होता है। तो cosec x में आप क्या करने हैं, सिर्फ आपको लिमिट पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने आई के इक्वल मान लिया। आई मतलब इंटीग्रेशन, जिससे हम समाकलन बोलते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका जो समाकलन है ये फॉर्मूला ही होता है हमारा। इसका सीधा जो समाकलन होता है वो होता है माइनस cosec x। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। लिमिट क्या आ जाएगी, π/6 से लेकर π/2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, माइनस को कुछ देर के लिए बाहर ले लेंगे। बाहर लेते ही क्या बन जाएगा, ये cosec x π/6 से π/2। तो क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट, इसे अपर लिमिट बोलते हैं ऊपर वाली को, और इसे लोअर लिमिट बोलते हैं। तो क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। क्या आएगा, cosec π/2 माइनस cosec π/6 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, cosec π/2। cosec π/2 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 1 होती है। और cosec π/6 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2। π/2 का मतलब 90 होता है, π/6 का मतलब 6 3 30 यानी 30 होता है। 180 की वैल्यू होती है पाई की। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, -1 माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ये इसका क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है वो ये दे रखा है, अवकल समीकरण ये दे रखी है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है आपका। इसका आपको क्या करना है, व्यापक हल निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन का हल कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। आपको क्या करना है, वाई वाला फंक्शन वाई वाले के साथ ले और एक्स वाला फंक्शन एक्स वाले के साथ ले लेना है। तो क्या करेंगे, वाई वाला वाई के साथ ले लेंगे, यानी डी वाई। तो ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, अपॉन में आ जाएगा 1 + y², और ये x वाला उधर चला जाएगा, dx/1 + x²। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। ये समाकलन का सिंबल लगा दिया। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 1/1 + x² dx। तो ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ये x के रिस्पेक्ट में दे रखा है समाकलन। तो क्या करेंगे, 1/1 + x² का जो समाकलन होता है वो होता है tan इनवर्स y आ जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस ये और क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x = c। बस इतना ही हमारा इसका क्या था, आंसर था। चलिए अब इसके एक ऑप्शनल में भी क्वेश्चन दे रखा है, जिसे हम अथवा करके बोलते हैं। वो दे रखा है, अवकल समीकरण ये दे रखी है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y = 1 और x = 0 हो तो ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है जो तुम्हें अथवा में दे रखा है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में से एक करना है। मैंने आपको ये कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको इन ऑप्शन वाले क्वेश्चन में से एक ही का आपको आंसर देना है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, y वाला फंक्शन एक तरफ ले लेंगे, dy के अपॉन में आ जाएगा कौन सा, y² आ जाएगा, और ये -4x ऐसे ही रहेगा, और जो dx था ये अपॉन वाला ये चला जाएगा उधर। अब क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, ये y ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा y⁻² dy
और ये -4 आगे आ जाएगा, इधर बचेगा x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर -2 दे रखा है तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 हो जाएगा, यानी कि बनेगा y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये हो जाएगा -4, x का क्या हो जाएगा, वही x² अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे y की पावर -1 अपॉन -1 इक्वल टू प्लस सी भी रहेगा यहाँ पे। देखिए अब क्या रहेगा, ये हमारा आ गया, इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x² प्लस सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस को आप इधर भी भेज सकते हैं, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और y की पावर जो -1 दे रखा है, ये इसे आप कैसे लिख लेंगे, जब ये y अपॉन में आएगा तो y 1/y प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और इस माइनस से आप ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब -1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2x² प्लस सी हो जाएगा। अब क्या दे रखा है आपको, अब आपको x और y की वैल्यू दे रखी है। x और y की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको x की वैल्यू दी थी, कितनी दी थी, आपको x की वैल्यू दी थी 0 और y की वैल्यू दी थी 1। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, जब 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू कितनी आएगी, 1/1, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। अब इस c की वैल्यू, इसे इक्वेशन आप 1 कर देना। अब इस c की वैल्यू को आप कहाँ रखना है, इक्वेशन 1 में रख देना है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं इसको, यहाँ पे कैसे रखेंगे। यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसे, कितना आएगा, आप ऐसे एग्ज़ाम में सॉल्व ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको स्पेस काफ़ी मिलेगा, मुझे स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है, इस वजह से मैं आपको ऐसे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो c की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, तो आ जाएगा 1/y इक्वल टू कितना दिया था, 2x² प्लस सी। अब c की वैल्यू 1 आ गई तो इसे यहाँ रख दीजिए, कितना आएगा, 1/y इक्वल टू 2x² प्लस 1 आ जाएगा। तो जब आप y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह आ गई आपकी 2x² प्लस 1, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। बस आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, वो मैंने लिख दिया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट आपको थोड़े से समझना है कि कैसे सॉल्व करें। तो पहले पेपर को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ज़्यादा जल्दीबाजी मत दिखाइए, क्योंकि जल्दीबाजी में अक्सर गलतियाँ बहुत होती हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्या करना होगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम जानते हो कि कैसे हम निकालते हैं, सारणी की हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सारणी की हेल्प से निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, आई जे के क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। तो इसका आ जाएगा 2 3 4 दे रखा है, और इसका आ जाएगा 1 1 2 दे रखा है। अब क्या करेंगे, a क्रॉस b निकालेंगे, तो i कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। i वाला निकालते हैं तो ये और ये, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 -4 1 जा 4। फिर j वाला निकालेंगे, तो ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 4 -4 हो जाएगा। देन k वाला निकालेंगे, तो ये वाली रो और ये छोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो a क्रॉस b आपका जो निकल के आया वो निकल के आया, 6 में से 4 माइनस करेंगे यानी 2i, 4 में से 4 करेंगे यानी कि 0, j प्लस 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का k आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का k। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, j का तो कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे, 2i माइनस k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका हमें मात्रक सदिश निकालना था, तो मात्रक सदिश हमें निकालने के लिए
कुछ देर के लिए ए क्रॉस बी को एक नए वेक्टर में क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, सी। अब सी का जो मात्रक सदिश होता है उसे हम कैसे निकालते हैं, देखना मेरे स्टूडेंट। सी कैप इक्वल टू होता है सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। ये किसी भी सदिश का मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अभी हमने इसको क्या मान लिया है, सी वेक्टर मान लिया है। तो इसका मात्रक सदिश क्या आएगा, सी वेक्टर हमारा कितना निकल के आया है, इसे हमने ले लिया है। तो कितना आ जाएगा, मैं सीधे फॉर्मूले में रख दे रहा हूँ, 2i माइनस के अपॉन इसका क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। मॉड कैसे निकालेंगे, रूट में निकालते हैं। 2 का स्क्वायर, अब जे तो दिया ही नहीं है इसमें, तो वो जे छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाएगा 2i माइनस के अपॉन 4 + 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया, सी कैप इक्वल टू आ गया 2i माइनस के अपॉन √5 बन जाएगा। अभी एक बार इसके साथ लिख लेंगे, यानी 2 अपॉन √5i माइनस 1 अपॉन √5 के। ये हो गया इसका लंबवत मात्रक सदिश, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे हम किसी भी दो सदिश का अगर हम लंबवत मात्रक सदिश निकालना है तो हम ऐसे हम निकाल सकते हैं।